हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शुक्ला भारतीय संविधान की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम लोग आर्टिकल की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग भाग 1 के अंतर्गत 1 to 4 जो आर्टिकल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनमें सिर्फ क्या प्रावधान है ये नहीं देखेंगे, बल्कि इनके अंदर इनका क्या अर्थ निकलता है। क्योंकि कभी भी अगर उस आर्टिकल के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हम लोग इतना डिटेल में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या प्रावधान है। तो अगर आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें उल्लेख है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि हमारे संविधान में हमारे देश का क्या नाम है। कितने नाम हैं हमारे संविधान में हमारे देश के? तो 2 नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। अब अगर यही प्रस्तावना के संदर्भ में पूछा जाए कि प्रस्तावना में हमारे भारत का क्या नाम दिया गया है या कितने नाम से संबोधित किया गया है, तो प्रस्तावना में एक ही नाम है, भारत शब्द का उल्लेख है और इसका 2 बार उल्लेख किया गया प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें भारत शब्द का 2 बार उल्लेख हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अगर प्रस्तावना के संदर्भ में आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है और 2 बार हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि हमारे देश का नाम क्या है संविधान में, या फिर संविधान में हमारे देश के कितने नामों से संबोधित किया गया है, तो 2 नाम से, भारत और इंडिया, ठीक है। और इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 1 में ही है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ से आगे क्या समझना है, तो जो आर्टिकल 1 में उल्लेख है कि राज्यों का संघ होगा, तो इस संघ शब्द को हमें समझना है और इस संघ में कई सारे प्रावधान निकलेंगे। अभी मैं कई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करूंगी, जैसे भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो विनाशी राज्यों का अर्थ क्या है और अविनाशी संघ का अर्थ क्या है? अमेरिका, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ अगर हमें समझना है तो इसके अर्थ को समझने के लिए हमें संघ शब्द का अर्थ समझना होगा कि संघ क्या है और परिसंघ क्या है। इनका अर्थ अगर हम समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें हमें खुद समझ आ जाएंगी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट है। पहले हम लोग संघ को समझ लेते हैं, फिर परिसंघ को। संघ क्या है? संघ किसे कहते हैं? तो कोई भी क्षेत्र उसमें शामिल हो सकता है। संघ किसे कहेंगे? तो कोई भी क्षेत्र है उसमें शामिल तो हो सकता है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता है, उसे संघ कहते हैं। और इसी वजह से यही कारण है कि 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं संघ के लिए। 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक है यूनियन, दूसरा है फेडरल। जब हमने संघ के लिए यूनियन शब्द लिया है, हमने कौन सा शब्द लिया है संघ के लिए? तो हमने यूनियन शब्द लिया है संघ के लिए, ना कि फेडरल। क्योंकि फेडरल में राज्य के पास शक्तियाँ केंद्र से भी ज़्यादा होती हैं। फेडरल में क्या होगा कि राज्यों के पास शक्तियाँ केंद्र से भी ज़्यादा होती हैं और ऐसी कंडीशन में हमने उस सिस्टम को नहीं अपनाया है, हमने संघ में यूनियन शब्द को लिया है। तभी तो देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहाँ फेडरल ऑफ स्टेट नहीं लिखा है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। और यूनियन शब्द हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यूनियन शब्द हमने कहाँ से लिया है, तो यूनियन शब्द हमने कनाडा से लिया है। क्योंकि संघ की 2 इंग्लिश होती है। हमने देखा संघ शब्द की 2 इंग्लिश है, इसे यूनियन भी कहते हैं और फेडरल भी कहते हैं। तो जो हमने ग्रहण किया है वो यूनियन शब्द ग्रहण किया है, क्योंकि फेडरल में क्या होता है? फेडरल में राज्यों के पास केंद्र से अधिक शक्तियाँ होती हैं और अगर भारत में राज्यों को केंद्र से ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएंगी तो उसका अंजाम आपको पता ही है। तो हमने फेडरल शब्द न लेकर के यूनियन शब्द लिया है। और लिया कहाँ से है? तो कनाडा से लिया है। और क्यों कनाडा से लिया है? तो कनाडा में संघ शब्द के लिए जो यूनियन लिया गया है ना, उसका अर्थ है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। किंतु राज्य के मुकाबले केंद्र कुछ मामलों में अधिक शक्तिशाली होता है और वही सिस्टम हमने अपनाया है। तो भारत में भी वही सिस्टम है ना, भारत में भी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हुआ है, किंतु राज्य के मुकाबले केंद्र कुछ मामलों में अधिक शक्तिशाली है। वही सिस्टम हमने भारत में अपनाया गया है। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और संघ या संघीय का मतलब क्या होता है? तो कोई भी देश के बाहर का क्षेत्र उसमें मिलना चाहे तो मिल सकता है।
किंतु उससे अलग नहीं हो सकता। संघ का अर्थ क्या होता है? ये संघ या फिर संघीय एक ही शब्द है। इनका अर्थ क्या होता है? तो कोई भी देश के बाहर का क्षेत्र अगर उसमें मिलना चाहता है तो मिल तो सकता है, किंतु अलग नहीं हो सकता है, और ऐसे सिस्टम को हम संघीय या फिर संघ कहते हैं। दूसरा शब्द है परिसंघ। हमने दो शब्द लिए थे, संघ और परिसंघ। परिसंघ का अर्थ क्या है? तो कोई भी क्षेत्र या फिर देश शामिल होना चाहता है तो शामिल हो सकता है, और अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकता है, तो उसे परिसंघ कहेंगे। और संघ का संदर्भ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जबकि परिसंघ की बात करें तो परिसंघ का संदर्भ सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। और जब तक आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक वास्तव में आप संविधान को नहीं समझ पाएंगे। फिर आप रटेंगे, भूलेंगे, और इसलिए समझ विकसित करनी होगी। तो समझना होगा इसको आपको कि संघ और परिसंघ में क्या अंतर है। इसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कि भारत को अर्धसंघात्मक केसी वियर ने क्यों कहा है। भारत अगर अर्धसंघात्मक या फिर अर्धसंघीय है तो इसका अर्थ क्या है? तो संघ और परिसंघ में हम लोग अमेरिका और सोवियत संघ का उदाहरण लेते हैं। अब जो कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात न राज्य का विनाश हो सकता है ना ही केंद्र का विनाश हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा अंतर है भारत और अमेरिका के बीच। भारत अर्धसंघीय है, तो अंतर क्या है? तो जैसे देश की आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया तो 14 राज्य थे भारत में उस समय, और 14 राज्य बढ़ते बढ़ते वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 ईस्वी में, तब अमेरिका में 13 प्रांत थे, और वर्तमान समय में अमेरिका में 50 प्रांत हैं। तो क्या अमेरिका और भारत की कंडीशन सेम है? भारत में 14 राज्य थे, 14 से 28 राज्य बने, और अमेरिका में 13 राज्य थे 1776 में, और वर्तमान में 50 राज्य बन गए। तो क्या राज्यों के बनने की कंडीशन सेम है? तो मैं कहूँगी नहीं, राज्यों के बनने की कंडीशन सेम नहीं है। अमेरिका में 13 राज्यों में किसी राज्य को काटकर नहीं बनाया गया। 13 से जो 50 राज्य हुए हैं अमेरिका में, ये किसी राज्य को काटकर उसकी सीमा में परिवर्तन करके नहीं बनाया गया है। जो क्षेत्रफल था वो 13 राज्यों का जो क्षेत्रफल था वो यथावत है। तो प्रश्न यह आता है कि 50 राज्य कैसे हो गए फिर अलग अलग? तो जो अमेरिका में 50 प्रांत हुए हैं ना, ये अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके अमेरिका में नए राज्य बनाए गए हैं। जैसे भारत में क्या है, उत्तर प्रदेश को काट करके 2 राज्य बना दिए गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो अलग अलग क्षेत्र उसमें जुड़े हैं ना, उनके नए नए राज्य बनाए गए हैं, ना कि 13 राज्यों को काट करके। भारत के संघ और अमेरिकी संघ में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ध्यान रखना है कि भारत में जो 14 राज्य से 28 राज्य हुए हैं ना, ये 14 राज्यों को काट करके बनाए गए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया। अर्थात हमारा क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, हम उन्हीं राज्यों में से नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। और अमेरिका में जो राज्य बाद में बने हैं, जो क्षेत्र बाद में जुड़े हैं, वो राज्य बने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर परिसंघ का उदाहरण लें, ये तो संघ का उदाहरण हो गया। संघ का उदाहरण हमने क्या बताया कि उसमें राज्य जुड़ तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। जुड़ जाएंगे लेकिन अलग होने का प्रावधान नहीं है। जैसे कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अगर परिसंघ की बात करें, परिसंघ का उदाहरण लें तो सोवियत संघ जो 15 देशों का समूह था, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में डिवाइड हो गया। और दोनों गुटों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 2 देशों द्वारा किया जाता था। एक अमेरिका जो पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व करता था, दूसरा सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। तो 15 देशों का समूह था सोवियत संघ। चूँकि वो परिसंघ था तो परिसंघ होने का परिणाम क्या निकला? 1990-91 में जब रूस के राष्ट्रपति यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुए तो उनके कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जितने भी क्षेत्र सोवियत संघ के साथ जुड़े थे वो सारे देश अलग होने की कोशिश किए, क्योंकि परिसंघ था। इसका अर्थ ही यही है कि जो शामिल हो रहा है वो जब चाहे अलग हो सकता है। परिसंघ का अर्थ क्या है कि जो बाहर से शामिल हुआ है वो जब चाहे अलग हो सकता है। और कारण है तो 15 देशों का जो समूह है सोवियत संघ, 1990-91 में वो रूस बन गया, यानी एक देश हो गया। बाकी क्षेत्र उससे अलग हो गए। और ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि वह परिसंघ था। और परिसंघ का अर्थ है कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश उसमें शामिल होना चाहे हो सकता है, और जब बाहर निकलना चाहे तो बाहर भी निकल सकता है। और ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी था, तभी आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 1 में क्या है।
2 में क्या है, 3 में क्या है। आपको फिर आगे कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ों में आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो ये बात हो गई संघ और परिसंघ की, कि संघ में कोई भी क्षेत्र मिल तो सकता है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता। इसका उदाहरण है अमेरिका। इसी वजह से अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोलते हैं। और परिसंघ की बात करें तो इसमें कोई भी देश और क्षेत्र बाहर से मिल भी सकता है और जब चाहे अलग भी हो सकता है। इसका उदाहरण है सोवियत संघ। अब अगर हम बात करें भारत की, कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, संघ में या फिर परिसंघ में, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर भी बीच का रास्ता निकाला। हमारे संविधान निर्माता गौतम बुद्ध की उस लाइन को लेकर चले कि जीवन का सबसे उत्तम मार्ग होता है मध्यम मार्ग। तो संविधान निर्माताओं ने हर मामले में मध्यम मार्ग को अपनाया है, समन्वय का रास्ता अपनाया। और इसीलिए केसी वियर ने हमारे देश के संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। अब आर्टिकल 1 में क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत का कोई भी भूभाग या क्षेत्र भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसका संदर्भ क्या है, मैंने बता ही दिया, अमेरिका से तुलना करके आपको बता ही दिया है कि अमेरिका क्या है, तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दोनों के बीच के अंतर को आप लोग समझ चुके होंगे कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात भारत के राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। 2 राज्य से मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं या फिर एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं। राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। और अब भारत जो संघ है ये राज्यों का स्वरूप है। भारत का जो संघ है या फिर राज्यों का जो स्वरूप है ये किस तरह निर्धारित होगा, तो जो अनुच्छेद 1 में सिर्फ इतना ही नहीं है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 काफ़ी बड़ा है, इसको जब डिटेल में पढ़ें तो पता चलता है हमें कि अनुच्छेद 1 कितना बड़ा है। अनुच्छेद 1 में संघ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है संघ को। संघ जो है अनुच्छेद 1 में, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है राज्यों का निर्माण, दूसरा भाग है संघ शासित प्रदेश, तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अब राज्यों के निर्माण में क्या क्या शामिल है, तो विधानमंडल शामिल है, राज्यपाल की बात होगी, यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात होगी, मुख्यमंत्री की बात होगी। दूसरा जो संघ शासित प्रदेश है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, और दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अब इन्हें समझते हैं क्या है। संघ शासित प्रदेश को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वो जहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कुछ जगह प्रशासक हैं और कुछ जगह उपराज्यपाल हैं। तो ऐसा क्यों है, इसे मैं क्लियर करती हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जहां उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो इनका अपना विधानसभा होती है, इनकी अपनी विधानसभा होती है। जहां पर उपराज्यपाल होंगे ना, वहां उनकी अपनी विधानसभा होगी और ये अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन जहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं होती है। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति एक जैसी नहीं है। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां अपनी विधानसभा का प्रावधान किया गया। जैसे कौन कौन सी हैं वो 3, दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। और जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होती है वह अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि वहाँ विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होगा और वहाँ का शासन मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित किया जाएगा और कानून का निर्माण विधानसभा द्वारा किया जाएगा। लेकिन 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा नहीं है। वो कौन से हैं? लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा नहीं है, और जहाँ पर विधानसभा नहीं है उनकी अपनी मंत्रिपरिषद नहीं है, तो वो अपना कानून स्वयं नहीं बना सकते हैं। उनके लिए कानून का निर्माण संसद करेगी, संसद उनके लिए कानून बनाएगी। और जो तीसरा खंड इसका बनता है अर्जित क्षेत्र या फिर अर्जित भूभाग वाला। अब ये अर्जित भूभाग कौन सा है और कैसे भारतीय क्षेत्र में शामिल होगा और इसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसे समझते हैं। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। युद्ध के द्वारा प्राप्त क्षेत्र, दूसरा खंड बनेगा इसका संधि या फिर समझौते के द्वारा प्राप्त क्षेत्र, और तीसरा होगा दावा रहित क्षेत्र या फिर वीरान क्षेत्र। अब आप देख रहे हैं ना कि आर्टिकल 1 कितना बड़ा है। सिर्फ उतना ही नहीं है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा।
अब 3 भागों में इनको क्यों डिवाइड किया गया है, तो इन्हीं के माध्यम से हमने कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किए हैं, जैसे कि क्या है, गोवा और दमन दीव। इस पर पुर्तगाली अधिकार था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और पुर्तगाली आधिपत्य की बात करें तो 1961 तक बना रहा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वह कौन से विदेशी थे जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए थे, और इसे ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। इसके माध्यम से हमने इस पर अधिकार करके इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया और आगे चल करके 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया और गोवा 25वां राज्य बना भारत का। लेकिन दमन दीव आज भी संघ शासित प्रदेश ही है, जबकि दोनों को एक साथ मुक्त कराया गया था। बल्कि दमन दीव एक सिंगल संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं युद्ध के द्वारा प्राप्त क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गोवा और दमन दीव का, जहाँ पर पुर्तगाली अधिकार था और इनके आधिपत्य से 1961 में हमने इसको ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। इसके बाद जो दूसरा खंड है इसका संधि या फिर समझौते के द्वारा प्राप्त क्षेत्र वो कौन सा है, तो पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल। ये क्षेत्र जो कभी फ्रांसीसी आधिपत्य में थे उन्हें संधि के द्वारा 1954 में भारत में मिलाया गया। 1954 तक इनमें फ्रांसीसी अधिकार था, लेकिन संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया। अर्थात भारत की आज़ादी के बाद भी कुछ क्षेत्र जैसे कि पुर्तगाली और कुछ क्षेत्र फ्रांसीसी अधिकार में बने रहे। फिर पुर्तगालियों से जैसे हमने गोवा और दमन दीव को ऑपरेशन विजय के माध्यम से मिलाया और फ्रांसीसियों से संधि करके हमने पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल क्षेत्र को मिलाया। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है दावा रहित क्षेत्र या फिर वीरान क्षेत्र, इसका क्या मतलब है, जिस पर हमसे पहले किसी ने दावा नहीं किया हो और उस पर हम दावा करके अपने अधिकार में रखते हो। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे दक्षिणी गंगोत्री का क्षेत्र है ना, उस पर हमने अपना दावा किया और अपने अनुसंधानों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, जिस पर हमसे पहले किसी ने दावा न किया हो, उसे हम दावा करके अपने अधिकार में रखें और उपयोग करें, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो दावा रहित या फिर वीरान क्षेत्र कहेंगे। तो हमने देखा कि जो अर्जित भूभाग है इसके 3 खंड बने, युद्ध के द्वारा प्राप्त क्षेत्र, संधि समझौते द्वारा प्राप्त क्षेत्र और दावा रहित। युद्ध द्वारा प्राप्त क्षेत्र में हमने देखा कि युद्ध के द्वारा हमने गोवा और दमन दीव को अधिकार में लिया और संधि और समझौते के द्वारा हमने पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल को फ्रांसीसी आधिपत्य में थे, उनसे संधि के द्वारा 1954 में भारत में मिलाया। दावा रहित क्षेत्र में हमने देखा कि दक्षिणी गंगोत्री का क्षेत्र, यहाँ पर हम दावा करके अपने अनुसंधानों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो प्रावधान था, संदर्भ था, उससे मैंने क्लियर कर दिया है। अब आर्टिकल 2 को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। आर्टिकल 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना है। आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। अब यहाँ इसका पूरा संदर्भ क्या है समझते हैं। इसका अर्थ भारत के अंदर जो राज्य हैं उनसे नहीं है, बल्कि नए राज्यों के प्रवेश से है। नए राज्यों का प्रवेश कैसे, अर्थात वे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा या अंग नहीं है वह अपना विलय भारत के साथ करना चाहते हैं, तो ऐसा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हो सकता है। इसका मतलब है आर्टिकल 2 उसकी बात करता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और वो भारत में मिलना चाहें तो आर्टिकल 2 के तहत मिल सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सिक्किम। ये भारत का संरक्षित राज्य था, यह शाही राज्य था, यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। तो भारत की आज़ादी के बाद सिक्किम भारत में शामिल राज्य नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम ने चीन की कुदृष्टि से स्वयं को बचाने के लिए निश्चय किया भारत में शामिल होने का, और इसके लिए संविधान में 2 संशोधन हुए, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनना चाहता था, तो उसके लिए फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पूछा जाता है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया, तो वहाँ पर हो जाएगा 35वां। और जब पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो वहाँ हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिक्किम कौन सा राज्य बना भारत का, तो 22वां राज्य बना। अब अगर हम लोग निष्कर्ष के रूप में समझें तो आर्टिकल 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना। तो कोई राज्य बाहर से भारत में मिलना चाहे तो वो आर्टिकल 2 के तहत शामिल होगा, और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं सिक्किम। अब दूसरा संदर्भ अगर समझें, ये तो बात रही कि आर्टिकल 2 के तहत अगर कोई बाहर से राज्य भारत में मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 के तहत मिल सकता है। लेकिन अगर अब बात ये करें कि भारत के किसी क्षेत्र को अन्य देश को, अन्य राष्ट्र को सौंपना है, तो क्या सौंपा जा सकता है या फिर नहीं। तो इस मामले में मैं आपको 2 अमेंडमेंट की बात बताऊंगी, फिर पूरा का पूरा आर्टिकल 2 का सेगमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। इस संदर्भ में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि यदि भारत का कोई भूभाग किसी राष्ट्र को सौंपना है तो सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा, फिर सौंपा जा सकता है। यानी कोई भाग अगर भारत का भूभाग है और किसी राष्ट्र को सौंपना है तो सामान्य प्रक्रिया से नहीं सौंपा जा सकता, उसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फिर सौंपा जा सकता है। और इसके अंतर्गत 2 संविधान संशोधन है। एक है 9वां संविधान संशोधन जो 1960 में हुआ था, और दूसरा है 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था। अब समझिए इसका पूरा फॉर्मेट क्या है। 9वें संविधान संशोधन से पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया। कौन सा हुआ, तो 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ। और 100वें संविधान संशोधन 2015 से भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव, यानी एन्क्लेव का मतलब होता है परिक्षेत्र, भारत को सौंपे। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन 2015। तो बहुत ही इजी है, 9वां और 100वां दोनों मिलते जुलते हैं ना। तो 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन ये भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश, दूसरे राष्ट्र को सौंपने के लिए हुए थे, जिसमें कि 9वां किस लिए हुआ था, बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। और 100वां किस लिए हुआ था, तो 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को सौंपे थे। अब 2 कंडीशन आपके सामने रख दी मैंने कि कोई देश या क्षेत्र भारत में मिलना चाहे तो क्या होगा, और दूसरी कंडीशन कि कोई भूभाग किसी देश को सौंपना हो तो क्या होगा। और स्वतंत्र भारत में अब तक 2 बार ऐसा हो चुका है। कोई क्षेत्र भारत का कोई क्षेत्र अगर सौंपना है किसी देश को, किसी राष्ट्र को, तो इसके लिए संविधान संशोधन होगा, सामान्य प्रक्रिया से नहीं सौंपा जाएगा। और अब तक स्वतंत्र भारत में 2 बार ऐसा हो चुका है। इसके लिए 2 संविधान संशोधन याद रखें, 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन। तो देखिए आर्टिकल 2 के साथ हमने 4 संशोधन भी पढ़ लिए हैं। हमने 4 संविधान संशोधन आर्टिकल 2 के तहत पढ़ लिए। कौन कौन से, 35वां संविधान संशोधन जिससे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, 36वां संविधान संशोधन इससे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये आर्टिकल 2 से संबंधित है। और फिर तीसरा है 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन से बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया और 100वें संविधान संशोधन से भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को दिए। तो ये हो गया 9वां और 100वां संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 2 के तहत हमने 4 संविधान संशोधन भी पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 का शीर्षक क्या है, तो नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन। ये आर्टिकल 3 का शीर्षक है। अब ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। आर्टिकल 2 में हमने देखा कि नए राज्यों का प्रवेश था, कि बाहर से कोई राज्य अगर प्रवेश कर रहा है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, तो नए राज्यों का निर्माण, यानी भारत के अंदर ही जो राज्य है ना, इनकी नाम सीमा में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का निर्माण करना हो, तो वो सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये सब इसी आर्टिकल के तहत हुआ। और ऐसा करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद को प्राप्त है। अब नए राज्य का जो निर्माण है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये अधिकार सबसे पहले किसको है, तो पार्लियामेंट को है। राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम अगर परिवर्तित होना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसे समझें। एक राज्य के उदाहरण से आप पूरी प्रक्रिया समझ जाएंगे। तो पहली बात तो ये अधिकार किसके पास है, ये चीज़ याद रखें, संसद के पास है। राज्य विधानमंडल की इजाज़त ले ली जाएगी, किंतु राज्य विधानमंडल की सलाह या इजाज़त मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो नए राज्यों की निर्माण हो, सीमा में परिवर्तन हो या नाम में परिवर्तन हो, इसमें सिर्फ विधानमंडल की सलाह ली जाती है, किंतु अंतिम निर्णय संसद का होगा।
और प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो ऐसा कोई भी विधेयक है तो वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाएगा। ये चीज़ याद रखें, ऐसा कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यदि लोकसभा में विधेयक रखा गया है तो लोकसभा ने अगर पारित कर दिया है और राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, और यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। किस तरह पारित होगा? तो साधारण बहुमत से यह विधेयक पारित किया जाएगा। अब एक नया पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है विधेयक, तो राष्ट्रपति जिस राज्य का प्रस्ताव है संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजेगा। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का प्रस्ताव है अगर, तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास प्रस्ताव जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल उसके अगेंस्ट प्रस्ताव पारित करके भेजे कि वह ऐसा नहीं चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में संसद यह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अंतिम निर्णय पार्लियामेंट का ही होगा और इस प्रकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाएगा। संसद की किसी भी सदन से ये कार्यवाही शुरू हो सकती है। संसद के किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है, किंतु राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। जब यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा, यदि वह सदन उसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो वह दूसरे सदन के पास जाएगा। दूसरा सदन भी साधारण बहुमत से अगर पारित होता है तो फिर वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। और एक चीज़ याद रखें कि इसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए क्यों बाध्य हैं? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में रखा गया है। तो जो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और यह पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या फिर नए राज्य का निर्माण करना हो, इसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट ऐसा आर्टिकल 3 के अंतर्गत कर सकती है। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में जो परिवर्तन है, संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित करते हैं, ना कि विशेष बहुमत से। क्योंकि 368 की जो प्रक्रिया है, 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है, किंतु यह साधारण बहुमत से होता है। यह आर्टिकल 4 में कहा गया है। तो यह प्रावधान भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं, सारा संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आर्टिकल के बाहर की बात करते हैं तो एक तरफ भारत की आज़ादी और दूसरी तरफ भारत में बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। सेशन आपको कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।